हेलो एवरीवन। सो आज बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एमडीएम जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। सो एमडीएम से बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। राइट, एमडीएम क्या था? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए जो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर गिवन स्ट्रक्चर है, कोई बीम है, उसके ऊपर लोडिंग लग रही है, उस लोडिंग की वजह से मूवमेंट्स, सपोर्ट मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना, सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करना, फिर बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं बेसिकली ये एनालिसिस कहलाता है। तो इसको एनालाइज करने के लिए जितने भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाए गए हैं, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस का यूज करके सॉल्व नहीं किए जा सकते, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ अननोन ज्यादा होते हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी होती है? सिर्फ 3 होती हैं। राइट, तो इसके लिए ऑलरेडी हम एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसका नाम टीएमटी था, थ्री मूवमेंट थ्योरम था। अब एक ये डिफरेंट मेथड की हम बात कर रहे हैं। इससे भी वही कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इससे भी वो मूवमेंट्स हम निकाल सकते हैं, रिएक्शंस हम निकाल सकते हैं, बट जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। राइट, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। एक हमें कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक सिंगल ज्वाइंट का क्वेश्चन ले रहे हैं। एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है जिसका ए सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड है, राइट, बी सपोर्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड है एंड सी सपोर्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली या रोलर भी होता तो सेम कंडीशन होती, राइट। ए बी जो सपोर्ट दी हुई है, ए बी जो स्पान आपको दिया हुआ है उसके ऊपर एक 50 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, जो कि ए साइड से 2 मीटर पे है और बी साइड से 3 मीटर पे। एंड बीसी जो स्पान है उस पर 80 किलो न्यूटन का लोड कंसंट्रेट कर रहा है, जो कि 2 मीटर मींस सेंटर पे दिया हो। और यहाँ पे हमें कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं दी है, कोई क्रॉस सेक्शन वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ हमें ये सिंपल कंडीशन दी हुई है जिसमें 5 मीटर पहले स्पान की लेंथ है एंड 4 मीटर दूसरे स्पान की लेंथ है। और हमसे कहा गया है कि इसको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, राइट। तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे? तो कभी भी जब हम एमडीएम की बात करते हैं तो हमारा जो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, जब भी मैं बात करूंगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, तो जो हमारा स्टेप नंबर यहाँ पे फर्स्ट होगा वो स्टेप नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। राइट, तो कभी भी जब हम एमडीएम से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो नॉन स्वै की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली एक स्वै एनालिसिस भी होता है, एक नॉन भी होता है। तो यहाँ पे हम जो एमडीएम की बात कर रहे हैं वो नॉन स्वै एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो नॉन स्वै एनालिसिस में जब भी हम एमडीएम लगाएंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या होते हैं वो लास्ट लेक्चर आप उसके लिए देखिए, मैंने बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में आप लोग क्या करेंगे? एक पहला कॉलम बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम ज्वाइंट, राइट। पहला कॉलम बनाना है जिसका हम नेमिंग क्या करेंगे? ज्वाइंट। दूसरा कॉलम बनाएंगे, इस ज्वाइंट के ऊपर कितने मेंबर्स हैं हम यहाँ पे वो ले लेते हैं। तो सेकंड जो आपका होगा वो कौन सा होगा? ज्वाइंट के बाद सेकंड कॉलम आपको बनाना है मेंबर्स के लिए, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड कॉलम की। इसमें हम लोग उसकी निकालते हैं रिलेटिव स्टिफनेस, जिसको हम आरएस के फॉर्म में लिख सकते हैं। आरएस लिख सकते हैं। आरएस मतलब क्या है? रिलेटिव स्टिफनेस, राइट। उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर हमारा एक और कॉलम बनेगा जो बनेगा टीआरएस का, जिसको बोलते हैं टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, राइट। और एक लास्ट कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जिसके क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालने। तो सबसे पहले अगर मैं ज्वाइंट की बात करूं तो इस बीम को अगर मैं देखता हूं और यहाँ पे मैं ज्वाइंट की बात करूं तो क्या दिख रहा है? ये जो ए है ये ज्वाइंट नहीं है, ये तो बेसिकली एंड है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे बीम आपका खत्म हो रहा है तो आप इसको एंड बोले। इसी तरीके से सी भी क्या है? एंड है, वहां पे भी बीम क्या होगा? खत्म हो गया या स्टार्ट हो गया, या यहां से स्टार्ट हुआ या खत्म हो गया। तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जो सेंटर वाला सपोर्ट होता है, बेसिकली वो ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे सेंटर में सपोर्ट क्या है? बी सपोर्ट है, जिसके इस तरफ भी सपोर्ट दिया हुआ है और इसके इस तरफ भी सपोर्ट दिया है। तो ऐसा कोई भी सपोर्ट जिसके दोनों तरफ सपोर्ट है उसे बेसिकली क्या बोला जाता है? ज्वाइंट बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे बी एक ज्वाइंट होगा, तो यहाँ नेमिंग में हम ज्वाइंट में लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। अब जो बी ज्वाइंट है उसके ऊपर कौन कौन से मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं? तो आप बी पे खड़े हो जाइए। बी को आप लेफ्ट में देखिए, तो बी से लेफ्ट में देखेंगे क्या दिखेगा? बी से ए दिखेगा, मतलब एक मेंबर आपके पास यहाँ पे बी ए है जो लेफ्ट साइड से दिख रहा है। इसी तरीके से जब राइट में देखेंगे तो बी से क्या दिखेगा? सी दिखेगा, मतलब सेकंड मेंबर क्या है? बी सी है, तो यहां पे बी सी लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या निकालना है? इसका आरएस। आरएस मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्टिफनेस। अब रिलेटिव स्टिफनेस के लिए भी आप लास्ट लेक्चर देखिए, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि रिलेटिव स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट की जाती है या स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने आपको उसमें केस नंबर फर्स्ट बताया था कि जब भी मैं आरएस निकालता हूं, रिलेटिव स्टिफनेस निकालता हूं, तो मैं क्या करिए? रिलेटिव स्टिफनेस के लिए आप बी पे खड़े हो जाइए जो मेंबर है, और ए को देखिए। बी पे खड़े हो जाइए और किसको देखिए? ए को देखिए। बी ए मेंबर की बात कर रहे हो।
तो बी पे खड़े होकर आपको ए को देखना है, और ए को क्या देखना है, यहां पे कौन सा सपोर्ट है। तो जब भी यहां पे सपोर्ट कौन सा हो, फिक्स्ड हो, जब भी कौन सा सपोर्ट हो, फिक्स्ड हो, तो उस कंडीशन में आरएस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि आई बाय एल होता है, आई बाय एल। तो अब यहां पे आई की वैल्यू कुछ दी है क्या क्वेश्चन में, नहीं दी है, मींस आई आई रहेगा, एंड एल एल कितना है 5 मीटर, तो आप इसको 5 मीटर ले लीजिए। अब इसी तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, हम बी से सी मेंबर के लिए रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे, मतलब बी पे खड़े होकर सी को देख लेंगे। तो यहां पे बी पे खड़ी हुई है और सी को देखिए। अब आप खुद देखिए, जब बी पे खड़े होकर ए को देखा था तो मैंने बोला फिक्स्ड होगा तो आई बाय एल लगाइएगा। अब बी पे खड़े होकर सी को देख रहे हैं तो क्या ये फिक्स्ड है, ये फिक्स सपोर्ट नहीं है। तो जब भी फिक्स्ड सपोर्ट ना हो, कौन सा हो, सिंपली सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, ऐसे कोई भी केस में सिंपली हो, रोलर हो या हिंज हो, मतलब फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, उस केस में आप लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यहां पे लगता है 3i/4l का। ये केस नंबर 2 मैंने बताया हुआ था, लास्ट लेक्चर आप चेक करिएगा इसके लिए। तो 3i/4 लगाते हैं, 3 रहेगा, यहां पे i की कोई वैल्यू नहीं दी है, दैट मीन i है, 4 रहेगा, एंड l मतलब स्पान, तो स्पान भी कितना है 4 मीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा 3i डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 3i बाय क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेटिव स्टिफनेस निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस का मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर आप दूसरे एंड को जो चेक कर रहे हो तो उसकी स्टिफनेस क्या हो, तो रिलेशन के बेसिस पर रिलेटिव स्टिफनेस निकलती है। या मैंने इसको स्टिफनेस भी बोला था, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे। अब टोटल निकालना है, टोटल का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, ज्वाइंट की टोटल निकालना है। तो ज्वाइंट की अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, दोनों मेंबर को ऐड कर दूं, क्योंकि इसी ज्वाइंट पे तो दोनों मेंबर कनेक्टेड है। तो आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये i/5 प्लस कितना था 3i/16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस मिलेगा। अब इसको टोटल करने के लिए क्या करिए, 16 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो 16 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 80, राइट। अब 80 को क्या करिए 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 16, ऊपर क्या है i, तो ये हो जाएगा 16i, प्लस 16 से 80 को डिवाइड करिए कितना आएगा 5, और ऊपर कितना है 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 आई। अब इसको जब टोटल करेंगे तो 16 एंड 15, इसका जब टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31i डिवाइडेड बाय 80, दैट मीन कि ज्वाइंट की जो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस है वो कितनी है 31i/80 के बराबर। वो इस तरीके से निकालेंगे, सिंपल है। अब इसके बाद हमें लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डीएफ निकालना है, क्या निकालना है आपको, डीएफ निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है आरएस डिवाइड बाय टीआरएस। जब भी आपको डीएफ निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है आरएस बाय टीआरएस, इसी से आपको फैक्टर मिल जाएगा। तो यहां पे आरएस की बात करूं तो फर्स्ट आरएस आपका कितना है i/5, उसको डिवाइड करिए टोटल से, तो टोटल कितना है आपका 31i डिवाइडेड बाय 80। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके सॉल्व करके आएगा ये 16/31। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 16/31, ये 80 ऊपर चला जाएगा, राइट। और फिर आप 5 से उसको कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा और i से i कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 31। अब इसी तरीके से दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरे का आरएस कितना है 3i/16, इसको डिवाइड करेंगे फिर इसी टोटल से 31i डिवाइडेड बाय 80। अब इसको भी इससे डिवाइड अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 80 ऊपर जाएगा तो 16 से आप कैंसिल करेंगे, राइट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 31 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आप याद रखिएगा कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं तो टीआरएस आपका कॉमन होता है, लेकिन आरएस अलग होता है। पहले मेंबर का आरएस टोटल से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब ज्वाइंट के टोटल रिलेटिव स्टिफनेस से, और उसके बाद क्या करिए फिर सेकंड मेंबर का लीजिए, फिर उसी को टोटल से करिए। तो टोटल आपका एक ही है, इधर भी टोटल वही था, इधर भी टोटल वही था, सिर्फ आपका आरएस जो है वो चेंज होगा। और फिर लास्ट में जब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये गलत निकला है कि सही निकला है। कैसे कर सकते हैं, तो कभी भी जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को चेक करना है, कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर चेक करना है तो आप याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट पे जब आप इन दोनों मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सम करते हैं तो वो सम करके हमेशा 1 आएगा, ना 1 से वैल्यू कम आनी चाहिए ना 1 से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। तो अभी आप खुद देखिए, पहले आपने कितना आया 16/31 प्लस दूसरा फैक्टर कितना आया 15/31, 31 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 31,
ये 31 से 31 कैंसिल, मतलब 16 प्लस 31 से 31 कैंसिल 51, तो ये कितना हो गया 31/31। इसको कैंसिल आउट करो, क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कभी भी, जब भी आप एमडीएम का क्वेश्चन कर रहे हैं और आप स्टेप नंबर फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो कभी भी याद रखिएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट पे उसके जितने भी मेंबर होंगे उसकी जो रिलेटिव स्टिफनेस होगी, मींस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, उसका जब सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर 2 मेंबर है तो 2 का सम करके 1 आएगा। अगर इसी पॉइंट पे, इसी ज्वाइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड होते तो तीनों का सम करके 1 आता, 4 मेंबर कनेक्टेड होते तो चारों का सम करके 1 आता, लेकिन वो हमेशा 1 आए। और ये 1 क्यों आता है? क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें बताता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें ये बताता है कि जब इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे कोई मैं मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो उस मूवमेंट में से इस साइड में कितना ट्रांसफर होगा और इसमें इस साइड में कितना ट्रांसफर होगा। तो जितना हम ट्रांसफर करेंगे दैट मीन वो 100% बेसिस पे तो ट्रांसफर होगा। तो अगर 0.5 इधर हो रहा है, 0.5 टाइम इधर हो रहा है, तो 0.5 टाइम इधर होगा। अगर 0.4 टाइम इधर हो रहा है तो 0.6 टाइम इधर होगा। दैट मीन जब सम करेंगे तो वो उसी में से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब वो 1 से कभी भी कम नहीं हो सकता और वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप इसको इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं अपन इसी की स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 जिसमें हम निकालते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। क्या निकालेंगे हम? फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स भी कैसे निकालने हैं, इनके कैसे कैसे केसेस होते हैं, कैसे फॉर्मूला है, इसके लिए आप लास्ट लेक्चर चेक करिएगा, उसमें आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर स्पान ए बी। अभी सबसे पहले हम ए बी स्पान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी स्पान को आप देख लीजिए, ए बी स्पान को आप देखिए, तो ए पे ये सपोर्ट है, बी पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, दैट मीन हम मान के तो फिक्स्ड ही सपोर्ट चलते हैं। तो यहां सपोर्ट नहीं देखना, सिर्फ लोडिंग देखिए। लोडिंग कौन सी लोडिंग लगी है? कंसंट्रेटेड लोड लगा है, या जिसको बोलते हैं पॉइंट लोड लगा है। और ये पॉइंट लोड कहां लगा है? सेंटर पे लगा है स्पान के? नहीं, यहां से 2 मीटर पे है और यहां से 3 मीटर पे है, इसका मतलब ये सेंटर पे नहीं है। तो जब भी पॉइंट लोड हो और सेंटर पे ना हो, इसका मतलब ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए साइड से निकालेंगे एम बार ए बी इक्वल फॉर्मूला माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम फर्स्ट ए बी स्पान के लिए निकाल रहे हैं, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? तो डब्ल्यू आपको दिया हुआ है 50, राइट। ए की वैल्यू क्या है? ए मतलब फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। बी की वैल्यू कितनी है? सेकंड वाली डिस्टेंस 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय एल का स्क्वायर, एल कितना है? 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास हो जाएगी एम बार ए बी की वैल्यू, जो कि आ रही है -36 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। और कैसे मैंने निकाला? मैंने बोला आपको निकालने हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट मतलब जब ये 50 का लोड लगेगा तो इसकी वजह से सपोर्ट पे कितना मूवमेंट ट्रांसफर होगा, इस सपोर्ट पे कितना मूवमेंट ट्रांसफर होगा। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के सिंपल आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। यहां पे मैंने बोला कि कंसंट्रेटेड लोड हो और सेंटर पे ना हो, तो फॉर्मूला क्या लगाना है? ए से बी के लिए लगाना है माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये आप लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूलों को बेसिकली ड्राइव भी किया जाता है, इनको कैसे निकाला जाता है वो हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, कॉलम एनालॉजी मेथड में। लेकिन अभी के केस में आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये नंबर ऑफ टाइम्स आपको यूज में आने वाला है। इस मेथड में भी आएंगे, इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं जिसमें इनका यूज होता है, तो आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये ए से बी के लिए निकला, जब मैं यहां से गया ए से बी के लिए निकला। अब मेरे को इसका उल्टा बी से ए के लिए निकालना है, मतलब मैं एम बार ए बी निकालूंगा, एम बार बी ए, बी से ए निकाल रहा हूं मतलब एम बार बी ए निकालूंगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस डब्ल्यू ए बी, तो ए का स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इस और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इस और इस फॉर्मूले में डिफरेंस है, पहली बात तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है? प्लस लिया है, एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे मैंने बी का स्क्वायर किया था, यहाँ पे मैं किसका स्क्वायर कर रहा हूँ? ए का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे माइनस लिया, माइनस क्यों लिया? क्योंकि जब ये लोडिंग लगेगी तो इस बीम को नीचे की तरफ बाइंड करेगी, डिफ्लेक्शन जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ से जो मूवमेंट डेवलप होता है उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए वो एंटी क्लॉक होता है, इसलिए पहला वाला माइनस था। और यहाँ से जो मूवमेंट डेवलप होता है उस डिफ्लेक्शन को रोकने की वो क्लॉक होता है, वो इसलिए क्लॉक को मतलब प्लस लेते हैं। अब इसी तरीके से मैंने ये प्लस लिया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो प्लस में 50 डब्ल्यू की वैल्यू है, ए आपके पास 2 मीटर है एंड बी आपके पास 3 मीटर है। यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एल कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 24 किलो न्यूटन मीटर, जो कि किसकी वैल्यू है? एम बार बी ए की वैल्यू।
राइट। तो ए बी स्पान पे हमने फिक्स्ड मूवमेंट निकाली। अब हमारी सेकंड स्पान कौन सी है, बीसी स्पान। तो अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट पे, फॉर स्पान बीसी, राइट। अब बीसी स्पान पे जाते हैं तो बी से सी के लिए एक बार मूवमेंट निकलेगा और एक बार सी से बी के लिए निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एम बार बी सी। अब बीसी के लिए चेक करते हैं कौन सी लोडिंग है, आप खुद देख सकते हैं कौन सा लोड है, अगेन पॉइंट लोड है। बट अब जो लोड है, पॉइंट लोड तो है, बट अब जो है वो सेंटर पे है कि नहीं है, पहले वाला सेंटर पे नहीं था, अब जो है वो सेंटर पे है, क्योंकि टोटल 4 मीटर स्पान है, इधर भी 2 मीटर है, उधर भी 2 मीटर, मींस वो सेंटर पे। तो जब भी सेंटर में फॉर्मूला होता है, मतलब सेंटर में लोडिंग होती है, तो फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं, माइनस डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 80, तो हम यहाँ पे 80 पुट कर देते हैं, एल कितना है 4, तो हम 4 पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 8, और इसको आप सॉल्व करें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर। मींस जो एम बार बीसी की वैल्यू है, एम बार बीसी की वैल्यू है, बी से सी के लिए जो आपने फिक्स्ड मूवमेंट निकाला, कंसंट्रेटेड लोड था, सेंटर पे लगा था, तो फॉर्मूला लगा WL/8, माइनस इसलिए क्योंकि बीम में अभी भी लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे ये कैसे लगेगा, एंटी क्लॉक, मतलब माइनस। माइनस में आपने कंडीशन लगाई और WL/8 से फॉर्मूला से वैल्यू निकाली -40 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका उल्टा हम सी से बी के लिए निकालेंगे। तो अब जब सी से बी के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एम बार सी बी। अब क्या फॉर्मूला होगा, प्लस WL/8। एक चीज आपने नोट की, जब यहाँ पे सेंटर पे लोड नहीं था तो फॉर्मूला इधर के लिए अलग था तो मूवमेंट अलग आया, इधर के लिए अलग था तो मूवमेंट अलग आया। बट अब जो बात कर रहे हैं वो सेंटर पे लोडिंग है, दैट मीन सेंटर पे लोडिंग होगी तो जितना मूवमेंट लेफ्ट पे आएगा उतना ही फिक्स्ड मूवमेंट राइट पे आएगा। मतलब दोनों फॉर्मूले भी क्या होंगे, जब भी सेंटर की लोडिंग होगी तो फॉर्मूले सेम होंगे, सिर्फ साइन अलग अलग होंगे। तो ये माइनस में था और ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। इसका मतलब वैल्यू भी आपकी सेम आएगी, प्लस में आपकी लोडिंग कितनी है 80, एल आपके पास कितना है 4 डिवाइड बाय 8, वही वैल्यू आएगी, बस प्लस में आएगी, प्लस का 40 किलो न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू है, एम बार सी बी की वैल्यू। सो इस तरीके से जब भी आपको एमडीएम का क्वेश्चन दिया हो, किस कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, कोई बीम दिया हुआ है, कोई फ्रेम दिया हुआ है, कोई ओवरहैंगिंग बीम है, किसी भी टाइप का बीम दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसी भी कंडीशन होगी, लेकिन स्टेप नंबर फर्स्ट हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना, या पहले स्टेप में आप फिक्स्ड मूवमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो पहले स्टेप में या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए, या तो पहले आप फिक्स्ड मूवमेंट निकालिए, और फिर सेकंड स्टेप में आप सेकंड चीज निकालिए। तो पहले की जो दो स्टेप है ये कॉमन स्टेप है, ये डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड है, और इसको किस तरीके से निकालना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम इसकी स्टेप नंबर 3 के ऊपर। उस स्टेप में हम लोग निकालेंगे इसके फाइनल मूवमेंट्स। सो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालने हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में उसके फिक्स्ड मूवमेंट्स निकालने पड़ेंगे, वो भी हमने निकाले। बट अभी भी हमें उसके फाइनल सपोर्ट मूवमेंट्स नहीं मिले, जो कि हम अब थर्ड स्टेप में निकालने वाले। और फाइनल सपोर्ट मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, फाइनल सपोर्ट मूवमेंट्स मतलब ऑलमोस्ट वही मूवमेंट्स जिसकी वजह से स्ट्रक्चर आपका स्टेबल रहने वाला है। और वो मूवमेंट्स जब मिलते हैं उसी के बाद आपकी जो सपोर्ट रिएक्शंस होती हैं वो हम निकाल सकते हैं। सो अब वो फाइनल मूवमेंट्स हम निकालने जा रहे हैं, और वो फाइनल मूवमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे टीएमटी में तो हम इक्वेशन लगाते थे और वहां से हम लोग वो फाइनल मूवमेंट्स निकालते थे, एम ए की वैल्यू, एम बी की वैल्यू, एम सी की वैल्यू। बट यहाँ हमें कुछ इस तरीके से एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी और उस पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम एमडीएम मेथड की बात कर रहे हैं। तो एमडीएम से जब हम करते हैं और हमें फाइनल मूवमेंट्स निकालने हैं, तो स्टेप नंबर 3 आपने हेडिंग लिख दिया फाइनल मूवमेंट्स। और इसके लिए आप क्या करिए, जैसा आपका बीम दिया हुआ है, ए सपोर्ट फिक्स्ड है, फिर सिंपली है, फिर सिंपली है, एक बीम बनाइए, फिक्स्ड सपोर्ट, सिंपली एंड सिंपली, और उसमें एक वर्टिकल लाइंस ले लीजिए सपोर्ट के पास से। और फिर क्या करिए, फिर आप क्या करिए, जो ज्वाइंट बी है, बी ज्वाइंट पे एक बॉक्स बनाइए, वहां पे डबल बॉक्स बनाइएगा। पहला जो बी ए के लिए, बी से ए के लिए आपने जो फैक्टर निकाला था वो था 16/31, जो फर्स्ट स्टेप में निकाला था वो यहां मेंशन कर दीजिएगा। और फिर सेकंड फैक्टर निकाला था बी से सी के लिए, जो कि निकाला था 15/31, उसको यहां मेंशन कर दीजिएगा। और फिर आपने उसके फाइनल से पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकाले थे। फिक्स्ड एंड मूवमेंट एंड फाइनल मूवमेंट्स में डिफरेंस है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट में इसलिए मैंने बार लगाया था, और यहां जो मूवमेंट्स हम निकलेंगे हम उसको एम से रिप्रेजेंट करने वाले, राइट। तो वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट थे, तो वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपने कितने निकाले थे, ए से बी के लिए निकाले थे -36 लास्ट स्टेप में, बी से ए निकाला था 24, तो +24 यहां लिख दिया, फिर बी से सी निकाला था -40, और सी से बी निकाला था +40।
इस तरीके से हम लोगों ने इसके मूवमेंट्स निकाले। अब वो मूवमेंट्स मेंशन कर दिए, फैक्टर मेंशन कर दिए, दो जो स्टेप करी थी उनको हमने यहाँ यूज कर लिया। अब क्या करना है, अब मुझे इसके फाइनल मूवमेंट्स निकालने हैं। तो अब तरीका देखिएगा कि किस तरीके से फाइनल मूवमेंट्स निकाले जाते हैं। तो फाइनल मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सपोर्ट पे मूवमेंट आता है और कौन से सपोर्ट पे मूवमेंट नहीं आता। जैसे मैं पहले भी नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूं कि जो रोलर सपोर्ट होता है या सिंपली सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं, जो हिंज सपोर्ट होता है, इनके ऊपर कभी भी कोई मूवमेंट डेवलप नहीं होता। ये कोई मूवमेंट को रजिस्ट नहीं करते। दैट मीन हमेशा इनके ऊपर मूवमेंट्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, जीरो लेते हैं। सिर्फ फिक्स्ड सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जिसके ऊपर मूवमेंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। और मैंने बोला फिक्स्ड सपोर्ट मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है, तो यहां पे अगर -36 की वैल्यू लिखी है, ये मूवमेंट रजिस्ट करता है और मूवमेंट यहां पे आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो रजिस्ट कर सकता है, वो कैपेबल है, इसलिए हम यहाँ पे 36 का मूवमेंट आ रहा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आने दीजिए इसको। तो ए सपोर्ट पे अगर फिक्स सपोर्ट है तो हमको यहाँ पे बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर क्या करिए, फिर आइए दूसरे एंड पे। पहले एंड की बात करनी है, ए एंड की बात हो गई, अब सी पे आ जाइए। अब सी पे भी देखिए कि कौन सा सपोर्ट है, सी पे फिक्स सपोर्ट है क्या, नहीं है। वहां पे कौन सा है, सिंपली। वहां पे सिंपली हो या रोलर हो या हिंज हो, कैसा, सिंपली हो कुछ ऐसा हो, या रोलर हो कुछ इस तरीके से हो, या हिंज हो कुछ इस तरीके से। इस तीन में से कोई सा भी सपोर्ट आपको दिखे, इसका मतलब वो मूवमेंट रजिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन यहाँ पे प्लस का जो 40 आ रहा है वो मूवमेंट वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे हमें मूवमेंट क्या करना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करने के लिए क्या करते हैं, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है उसने हमें यही तो बताया कि वहां पे अगर आपको जीरो मूवमेंट करना है तो वहां पे अपने से एक मूवमेंट अप्लाई कर दीजिए। और कितना अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ +40 का मूवमेंट आ रहा है, मुझे इसको जीरो करना है, तो मैं क्या करूं, इसको -40 अप्लाई कर दूं। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने का मूवमेंट वहां डेवलप हो रहा है, जितने का मूवमेंट उसके पास ऑलरेडी है, उतने का ही मूवमेंट आप अपने से अप्लाई करिए, उसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर दीजिए, और माइनस में है तो उसको प्लस कर दीजिए। तो ऊपर प्लस में था तो मैंने माइनस कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो यहां से इसका कैरी ओवर मूवमेंट ट्रांसफर होता है। लास्ट स्टेप फिर चेक करिएगा इसके लिए। लास्ट टू लास्ट स्टेप में मैंने कैरी ओवर फैक्टर के बारे में बताया था, कैरी ओवर मूवमेंट के बारे में बताया था कि अगर एक सपोर्ट पे कोई मूवमेंट मैं अपने से अप्लाई करता हूं, अगर मैं एंटी क्लॉक अप्लाई करता हूं, तो दूसरे पे मूवमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, और वो कितना डेवलप होता है, उस मूवमेंट के हाफ के बराबर। अगर मैं एंटी क्लॉक करता हूं तो वो भी एंटी क्लॉक होता है, और अगर मैं क्लॉक करता हूं तो यहां पे भी क्लॉक होता है, लेकिन किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर। उसको क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मूवमेंट। मैंने लास्ट टू लास्ट स्टेप में समझाया, पूरा डिटेल में बताया। और कैरी ओवर फैक्टर कितना था, हाफ था। इसका मतलब अगर मैं यहाँ -40 का मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ कैरी ओवर होकर कितना आएगा, हाफ आएगा। तो -40 का हाफ कितना होता है, -20। दैट मीन यहां लिख दीजिए -20। राइट, इतना करने के बाद ए एंड को देख लिया, सी एंड को देख लिया, दोनों एंड को देखने के बाद ये ट्रांसफर करने के बाद यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। उसके बाद टोटलिंग करिए, इसका टोटल करेंगे क्या हो जाएगा, 0। इसका भी टोटल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, -60। ये इसमें कुछ है नहीं, एज इट इज जाएगा, प्लस का 24, ये एज इट इज जाएगा, माइनस का 36। राइट, तो पहले स्टेप में आपको सिर्फ एंड को देखना है। फिर आप दूसरे में जाइए। अब मेरी बात सुनिएगा, ये ए सपोर्ट है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड पे मैंने बोला मूवमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी पे आइए, सी पे कौन सा है, सिंपली। सिंपली पे मूवमेंट क्या होता है, नहीं आता, मतलब जीरो मूवमेंट होना चाहिए। जीरो हो गया ना, मतलब वहां की भी प्रॉब्लम हमारी खत्म, मतलब ए की भी हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, सी की भी हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आ जाइए बी पे। बी क्या है, बी एक ज्वाइंट है, याद रखिएगा। उसको सिंपली सपोर्ट मत मानिएगा, उसको फिक्स भी मत मानिए, वो बेसिकली क्या है, ज्वाइंट है। और ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट मतलब सेंटर का सपोर्ट। सेंटर का सपोर्ट क्या करता है, हमेशा मूवमेंट को बैलेंस करता है। ज्वाइंट मतलब क्या होगा, सेंटर का सपोर्ट। और सेंटर का सपोर्ट क्या करता है, हमेशा मूवमेंट को बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब जितना मूवमेंट इस तरफ आएगा ना, उतना ही मूवमेंट इस तरफ आएगा। इन दोनों तरफ का मूवमेंट क्या होगा, बराबर होगा। सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। अगर ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। जब इसको सम करते हैं तो रिजल्टिंग क्या बनता है, 0। तभी तो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। सेंटर का मतलब क्या होगा, जो एकदम सेंटर पे लाई कर रहा है। जैसे ये पेन है, मैं इसके ऊपर इसको सेंटर पे रख दूंगा, तो सेंटर पे रखूंगा क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब जितना लोड इस तरफ है उतना ही लोड उस तरफ है, जितना मूवमेंट इस तरफ है उतना ही मूवमेंट उस तरफ है। तो यहाँ पे मूवमेंट हमेशा बैलेंस करता है। इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस करना चाहिए, तो बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे +24 है, यहाँ कितना है, -60 है, अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ हमें बैलेंस कराना पड़ेगा, तभी स्ट्रक्चर आपका स्टेबल हो पाएगा। तो इसको बैलेंस कराने के लिए क्या करिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होगा कि यहाँ +24 है, कितना है वहां पे, +24, और इधर कितना है, -60। इन दोनों को सम करिए,
जब इन दोनों को सम करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी सम करके, कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। उस डिफरेंस को, जो डिफरेंस निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करिए इस फैक्टर से, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, राइट, और जो डिफरेंस आपका निकलेगा उस डिफरेंस को कैसे मल्टीप्लाई करिए, इस पहले वाले फैक्टर से 16/31। तो 16/31 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस को, तो यहां पे जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, यहां आएगी प्लस में 18.58। और वही जो डिफरेंस जो इन दोनों में से आया था, उसी डिफरेंस को अब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करिएगा 15/31 से, तो वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो आएगी प्लस की 17 आएगी 17.4। मेरी वापस से बात सुनिएगा, यहीं पे गलती होती है। क्या गलती होती है, मैंने बोला कि यहाँ पे मूवमेंट हमेशा बैलेंस करना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों तरफ बराबर वैल्यू होती ना, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे अलग अलग थी तो मैं उसको बैलेंस कर रहा हूं। तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालिए, +24 -60 दोनों को ऐड कर लीजिए, राइट। तो ऐड किया तो कितना जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्स 36 आ जाएगा, और काय का आएगा, माइनस का 36 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे क्या है, साइन माइनस है। इस -36 को आप मल्टीप्लाई करिए 16/31 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 18.58। अब ये माइनस है तो वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन आपको प्लस में लिखनी है। क्यों लिखनी है मैं अभी आपको बताऊं। उसके बाद इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए इस फैक्टर से 15/31 से, तो वैल्यू आएगी 17.41। इसको भी प्लस में लिखनी है। तो प्लस में क्यों लिखनी है, तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यहां पे मेरी वैल्यू प्लस में थी तो मेरे को उसको 0 करना था, तो मैंने अप्लाई काय के साथ की थी, माइनस के साथ। इसका मतलब मुझे वो डिफरेंस को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए आप सेम साइन के साथ लगाएंगे तो खत्म थोड़ी होगा, वो तो ऐड होता हुआ चला जाएगा। उसको खत्म करना है, उसको 0 करना है, दैट मीन कि आपको अपोजिट साइन के साथ लगाना पड़ेगा। तो अगर रिजल्टिंग साइन यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस होगा, और अगर यह माइनस है तो नीचे प्लस होगा। तो यहां पे रिजल्टिंग साइन क्या आ रहा है, माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू का में है, माइनस में। इसका मतलब नीचे दोनों वैल्यू का की होंगी, प्लस की होंगी। तो रिजल्टिंग साइन के अपोजिट साइन आपको लेना, राइट। तो ये वैल्यू मैंने ली। उसके बाद फिर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं। अब फिर कैरी ओवर ट्रांसफर होगा। अब ये एक नया मूवमेंट आया, राइट, ये नया एक मूवमेंट आया, इसका मतलब ये अपना हाफ इसको ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे भी तो ये एक मूवमेंट अप्लाई हुआ ना, ये हमने अपने से अप्लाई किया, जो डिफरेंस आया वो हमने अपने से अप्लाई किया। तो जब अप्लाई करते हैं तो दूसरे एंड पे क्या जाता है, कैरी ओवर मूवमेंट जाता है। तो यहाँ पे कैरी ओवर मूवमेंट जाएगा जो कि होगा 9.29 के बराबर, काय में, प्लस में। इसका हाफ मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब आप बोलेंगे कि यहां से ये भी तो कैरी ओवर देगा सर, ये भी तो नई वैल्यू है, इससे भी कैरी ओवर जाना चाहिए। नहीं, उस एंड पे कैरी ओवर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो सिंपली है ना, वो तो मूवमेंट को रजिस्ट ही नहीं करता, वहां तो मूवमेंट 0 ही रहता है, इसलिए तो हमने उसको पहले ही 0 किया था। तो वो मूवमेंट रिसीव नहीं करेगा। जो मूवमेंट रिसीव कर सकता है वो सिर्फ फिक्स सपोर्ट है या वो ज्वाइंट है। इन दोनों में ही मूवमेंट कैरी ओवर ट्रांसफर होता है, या तो ज्वाइंट पे होता है या तो फिक्स सपोर्ट पे होता है। सिंपली रोलर हिंज अगर एंड पे है तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। और फिर क्या करिए, फिर आप इसके बाद सिंगल जॉइंट का क्वेश्चन अगर है तो इसके बाद आपको आगे इसको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ टोटल फाइनल निकाल दीजिए। आपके पास फाइनल वैल्यूज जाएंगी, टोटल करें। जब इन दोनों वैल्यू का टोटल करेंगे, इसका टोटल ये ऑलरेडी लिख दिया था, तो आप इसको और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा -26.71। और इसी तरीके से इन दोनों वैल्यू को ऐड करिए। इन दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस का 42.28 आएगा, 58, राइट। और इस वैल्यू को ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो -42.58 या 59 अप्रोक्स आएगा। इसको 58 मान लीजिए। पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, पॉइंट की वैल्यूज ऐसी होती हैं क्योंकि हम 2 डेसिमल तक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो जितना आपका यहाँ है आप वो वेरिएशन खत्म करके एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ रखिएगा, तभी वो बैलेंस कहलाएगा। तो आप देखिएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप खुद देखिएगा। अब मैंने बोला ए सपोर्ट फिक्स है, ये मूवमेंट कैरी करता है, यहाँ मूवमेंट आ रहा है 26.71 का। मैंने बोला बी पे बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए ना, दोनों तरफ वैल्यू कितनी है, इधर प्लस की 42.58, यहाँ पे -42.58, बैलेंस हो गई ना। दोनों तरफ की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, सिर्फ साइन अलग अलग। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन कि ज्वाइंट का समेशन ऑफ मूवमेंट जो होता है, ज्वाइंट पे जब दोनों मूवमेंट को सम करोगे तो 0 ही आएगा। बस कंडीशन ये है कि डायरेक्ट 0 वहां लिखा नहीं रहता, वहां पे क्या होता है, बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, स्ट्रक्चर तभी स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल हो गया, और सी पे आपका 0 होना चाहिए सिंपली की वजह से, तो वहां पे भी 0 है। दैट मीन कि यही हमारे कौन से मूवमेंट है, फाइनल मूवमेंट्स है। और फैक्टर्स ने हमें क्या हेल्प करी, फैक्टर्स ने हमें ये हेल्प करी कि जब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर ये ज्वाइंट है, बेसिकली क्या होता है, एक ज्वाइंट है, जैसे यहाँ पे ये एंड है, यहाँ पे मेरे को +40 को खत्म करना था, मैंने -40 दिया, पूरा -40 इसने रख लिया, सीधा इसने इसको कैरी ओवर दिया बस। लेकिन ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के इस तरफ भी मेंबर होता है, इस तरफ भी मेंबर होता है, तो जो भी वैल्यू जब मैं ज्वाइंट को ट्रांसफर करता हूं तो ज्वाइंट के इस तरफ भी कुछ जानी है, इस तरफ भी कुछ जानी है, तो बराबर बराबर थोड़ी जाएगी। वो डिपेंड करता है इस तरफ की एंड कंडीशन पे।
डिपेंड करता है इस तरफ की एंड कंडीशन पे, इस तरफ के मेंबर पे। अगर इधर की भी फिक्स्ड सपोर्ट है, इस एंड पे भी, इस एंड पे भी फिक्स सपोर्ट है, इधर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, इधर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, इधर की भी स्पान लेंथ वही है, इधर की भी स्पान लेंथ वही है, सब कुछ सेम है, तो बराबर बराबर जाएगा। अगर 50 दिया तो 25 इधर, 25 इधर। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज में चेंज है तो इसका बेसिस पे इसका स्टिफनेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फैक्टर भी क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, इसका मतलब फैक्टर अलग अलग ही आएगा। यहाँ पे आपकी सिंपली सपोर्ट है, यहाँ फिक्स है, इसका मतलब फैक्टर अलग ही अलग आएगा, इसलिए फैक्टर अलग अलग थे। तो यहाँ पे इसका अलग वैल्यू आ रही थी और यहाँ पे अलग आ रही थी। तो ये फैक्टर हमें ये बताते हैं कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है लेफ्ट में और राइट में। तो ये हेल्प हमारी फैक्टर्स करते हैं। और इस तरीके से हमने ये फाइनल मूवमेंट्स निकाल दिए। इन फाइनल मूवमेंट्स को हम क्या लिखते हैं, एफएम लिख सकते हैं। एफएम मतलब फाइनल मूवमेंट्स। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप हम लोग करते हैं, ये फाइनल मूवमेंट्स हमें मिल चुके हैं, तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे और वो अगला स्टेप होगा हमारा रिएक्शन कैलकुलेशन। अब ये फाइनल मूवमेंट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम ए बी। एम ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -26.71 किलो न्यूटन मीटर ए से बी के लिए। एम बी ए हमारे पास आ गया +42.58 किलो न्यूटन मीटर। एम बी सी हमारे पास आ गया -42.58 किलो न्यूटन मीटर। एंड एम सी बी की वैल्यू आ गई कितनी है, 0। ये फाइनल मूवमेंट्स हमें मिल गए ए बी सी सपोर्ट्स के। अब हम इससे रिएक्शंस निकाल सकते हैं, तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शंस कैलकुलेशन, राइट। तो रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम मान लेते हैं कि जो ए सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, वी ए। बी सपोर्ट पे जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको हम क्या बोल देंगे, वी बी। और सी सपोर्ट पे जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको क्या बोल देंगे, वी सी। या आप इसको आर ए, आर बी, आर सी बी बोल सकते हैं, राइट। मैं इसको वर्टिकल रिएक्शन वी ए, वी बी, वी सी बोल रहा हूं, आप इसको आर ए, आर बी, आर सी बी बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अब मेरे को वी ए निकालना है, तो वी ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने हमेशा बताया कि जब आपको फर्स्ट रिएक्शन निकालनी, सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको टीएमटी में बताया, आपको फर्स्ट रिएक्शन ए की निकालनी है, तो अगला पॉइंट कौन सा है, बी। बी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, इसका मतलब यहां लिखिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो कंडीशन बनेगी प्लस वी ए इंटू 5 माइनस 50 इंटू 3 एंड -26.71 एंड प्लस 42.58। और इसको इक्वेट करिए 0 से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वी ए निकल के आ जाएगा। कैसे बनाई मैंने इक्वेशन, मैंने बोला टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, इसका मतलब बी के अबाउट मूवमेंट लीजिए, मतलब आप बी पे खड़े हो जाइए और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, क्योंकि आपको वी ए निकालना है, तो आपको इधर देखना है। तो बी पे खड़े हैं आप, इधर देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, जो आपका वी ए है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपके तरफ घूम के कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब प्लस। तो मैंने इधर प्लस लिखा, वी ए निकालो, वी ए इंटू जहां मैं खड़ा हूं वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, तो वी ए इंटू 5। फिर बी पे ही खड़े रहिएगा, आपका ये 50 का लोड लग रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब आपकी तरफ कैसे घूम के आएगा, एंटी क्लॉक ऐसे आएगा ना, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब होता है माइनस, तो माइनस कितने का लोड है, 50। 50 से आप जहां खड़े हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3, तो 50 इंटू 3। उसके बाद आप बी पे ही खड़े रहिएगा, आपने ये रिएक्शन तो ले लिया, आपने ये लोड भी ले लिया, अब और क्या दिखेगा आपको, एक ये मूवमेंट दिखेगा एंटी क्लॉक, और यहां खड़े हैं तो एक नीचे का ये मूवमेंट दिखेगा क्लॉकवाइज। तो ये जो मूवमेंट है माइनस में दिखेगा, तो ये मूवमेंट कितना है, -26.71, तो -26.71 ले लिया। और अब जब यहाँ पे खड़े नीचे देखेंगे तो ये क्लॉक का मूवमेंट दिखेगा, ये मूवमेंट मतलब प्लस का 42.58, तो प्लस का 42.58 ले लिया और इसको इक्वेट कर दिया, समेशन ऑफ एम की इक्वेशन आपने लगाई है, इक्वल 0 होता है, तो इक्वेट कर दिया 0 से। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी ए की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास निकल के आएगी 26.826 किलो न्यूटन, राइट। तो ये आपके पास होगी वर्टिकल रिएक्शन वी ए। अब इसी तरीके से आपको वर्टिकल रिएक्शन वी बी निकालना है, तो वी बी निकालना है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सी। तो किसके अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, सी के अबाउट, तो इसका मतलब अब मैं यहां लिखूंगा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट
सी, राइट। और फिर सी पे खड़े होके फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। तो फिर आप लेफ्ट में देखेंगे, सबसे पहले आपको वीए दिखेगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब प्लस का वीए इनटू, अब आप कहां पे खड़े हैं, सी डिस्टेंस पे, तो वीए यहां पे लग रहा है और वहां से सी डिस्टेंस, मतलब ए से लेके सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 5 + 4 मतलब कितना हो जाएगा 9, तो वीए इंटू आप 9 लिख दीजिए। फिर उसके बाद वीए के बाद आप आगे जाएंगे तो ये 50 का लोड देखेगा जो डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब कैसे आएगा, एंटी क्लॉक, मतलब माइनस का 50 इंटू 50 से लेके सी पे खड़े हैं आप, तो सी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 50 से सी तक की डिस्टेंस है 3 + 4 मतलब कितनी होगी, 3 + 4 कितनी होगी 7, राइट। अब उसके बाद आप सी पे ही खड़े हैं, अब क्या दिखेगा, आपने ये वीए ले लिया, ये 50 ले लिया, अब ये वीबी रिएक्शन दिखेगी जो ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब आपकी तरफ कैसे घूम के आएगी, क्लॉकवाइज, तो प्लस का वीबी इंटू आप सी पे खड़े हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 4, मतलब प्लस का वीबी इंटू 4, राइट। उसके बाद आप सी पे खड़े हैं, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, 80 का ये लोड है, डाउनवर्ड लगना, मतलब कैसे आएगा, एंटी क्लॉक, -80 इंटू सी पे खड़े हैं, तो 80 से सी के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर। अब आप सी पे ही खड़े रहिएगा, आपने ये वीए रिएक्शन ले ली, आपने ये 50 का लोड ले लिया, वीबी रिएक्शन ले ली, ये 80 का लोड ले लिया, आप सी पे खड़े हैं, इसके अलावा क्या दिखेगा, एक ये वाला मूवमेंट दिखेगा एंटी क्लॉक, जो कि कितना है -26.71, वो ले लीजिए। उसके बाद सी पे खड़े रहिएगा, और क्या दिखेगा, जब सी पे खड़े हैं तो आपको ये वाला मूवमेंट भी दिखेगा क्लॉकवाइज, लेकिन साथ में आपको ये एंटी क्लॉक भी दिखेगा, तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनका समेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए मैं ये दोनों वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सम करके वो 0 ही हो जाना है। सी पे खड़े रहेंगे, अब इनकी भी बात हो गई, इनकी बात, अब इस पॉइंट पे मूवमेंट क्या है 0, तो सीधा इक्वेट कर देंगे फाइनली 0 से, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचा, 0 से क्विट करके यहाँ पे वीए की वैल्यू आपने पीछे निकाल ली थी, उसको पुट कर दीजिएगा, सिर्फ इस इक्वेशन में वीबी अननोन रहेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वीबी की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 73.81 किलो न्यूटन, ये आपकी वीबी की वैल्यू। अब आपकी लास्ट बचती है वीसी की वैल्यू, और वीसी की वैल्यू निकालने के लिए उसके बाद कोई पॉइंट है क्या, नहीं, लेकिन उससे पहले तो पॉइंट है, तो इससे पहले कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, तो हम फिर लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट, कौन सा, बी, लेकिन अब क्या निकालना है, सी, मतलब कहां पे है सी, राइट हैंड साइड पे, तो मूवमेंट कहां से लेंगे, राइट हैंड साइड से लेंगे, राइट हैंड साइड से, अभी तक लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से जब भी लेते हो तो ये याद रखना कि अगर एंटी क्लॉक और क्लॉक में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो याद रख लो, लेफ्ट हैंड से जब भी बात कर रहे हैं ना तो ऊपर आने वाला जो फोर्स होगा ना वो पॉजिटिव रहेगा, और नीचे जाने वाला जो फोर्स रहेगा ना वो नेगेटिव रहेगा, कब, जब लेफ्ट हैंड की बात करता हूं, या फिर क्लॉक एंटी क्लॉक देख लो तो वो बिल्कुल भी सिंपल। लेकिन जब अब मैं राइट हैंड की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे को वीसी निकालना है, तो अब मैं बी पे खड़ा हूं लेकिन मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में इसका उल्टा हो जाता है, अब ऊपर आने वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे जाने वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले आप इस तरफ देख रहे थे अब आप इस तरफ देख रहे हो, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब अब मैं सी से निकालूंगा, तो मतलब कंडीशन बनेगी -VC इंटू 4 + 80 इंटू 2, राइट, और एक मूवमेंट और दिखेगा -42.58, और सीधा इक्वेट करेगा 0 से, यहां से आपको VC मिलेगा, और वो VC की वैल्यू आपके पास जो आएगी 29.35 किलो न्यूटन, ये आपके पास आ गई लास्ट रिएक्शन। कैसे निकाला, बी पे खड़ा हुआ, लेकिन अब मैं लेफ्ट हैंड नहीं देख रहा हूं, अब मैं कहां देख रहा हूं, राइट हैंड साइड में देख रहा हूं, उस तरफ देख रहा हूं, तो VC दिखेगा, मैं यहां पे खड़ा हूं, VC मेरे तरफ आने के लिए कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक, मतलब माइनस का VC, और मैं बी पे खड़ा हूं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 4, -VC इंटू 4, फिर 80 नीचे जा रहा है, मतलब मेरे तरफ आने के लिए कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो 80 इंटू कितना हो गया 2, तो 80 इंटू 2, और बी पे खड़े रहिएगा, यहाँ का मूवमेंट 0 था, यहाँ का एक मूवमेंट दिखेगा -42.58 लिया, इक्वेट 0 से किया, VC आएगी 29.35 किलो न्यूटन। इस तरीके से आप वर्टिकल रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बाय चांस क्लॉक एंटी क्लॉक में कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड से ऊपर आने वाला पॉजिटिव, नीचे जाने वाला नेगेटिव, राइट हैंड से उसका उल्टा, ऊपर आने वाला नेगेटिव, नीचे जाने वाला पॉजिटिव। अगर क्लॉक एंटी क्लॉक में कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो, और जो लोड लेते हो और जहां पे खड़े हो उनके बीच से डिस्टेंस से अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अपन ये रिएक्शन निकाली। अब रिएक्शन निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये मेरे फाइनल मूवमेंट सही है कि नहीं है।
मेरी रिएक्शन सही है कि नहीं है, ये भी तो पता हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपके पास आंसर चेक करने का तरीका नहीं है, तो आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे कि वो गलत है कि सही है? या मुझे चेक करना है, मैं कैसे चेक कर पाऊंगा कि वो गलत है या सही है? तो चेक करने का तरीका भी है, और चेक क्या बोलता है, तो चेक लगाइएगा लास्ट में। चेक क्या बोलता है कि जितनी भी वर्टिकल रिएक्शंस हैं VA प्लस VB प्लस BC इक्वल हमेशा होती हैं टोटल लोड के बराबर। जितना लोड आएगा उसके बराबर होगी, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन क्या हो रही है, डायरेक्ट लोड को क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, उस लोड के अगेंस्ट काम कर रही है। तो जितना लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतनी ही रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ना उससे ज्यादा लगेगी ना उससे कम। तो जितनी भी रिएक्शन है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में आई है पॉजिटिव, तो अपन VA प्लस VB प्लस BC कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सारी रिएक्शंस को ऐड कर लेते हैं। तो सारी रिएक्शन को ऐड करिएगा, तो VA प्लस VB प्लस BC अगर आप कर रहे हो, तो ये तीनों रिएक्शन को जब ऐड करोगे तो VA आपके पास कितना था 26.826, VB है 73.81 और ये है 29.35। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करिएगा तो तीनों रिएक्शन का सम आ रहा है 130। और इक्वेट करिए टोटल लोड से। टोटल लोड कितना है, 50 का ये लोड लगा है, 80 का ये लोड लगा है, तो 50 प्लस 80 कितना होता है, ये भी तो 130 होता है। दैट मीन जितनी टोटल रिएक्शन है उतना ही क्या हो गया, टोटल लोड हो गया। दोनों बराबर है, दैट मीन कि आपके मूवमेंट भी नहीं सही निकले और आपकी रिएक्शंस भी सही निकली। बिकॉज अगर मूवमेंट सही नहीं निकले होते तो आपकी रिएक्शन भी सही नहीं निकलती, क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे गलत पुट करते हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, तो VC की रिएक्शन भी क्या होती, कुछ और होती। कुछ और होती तो टोटल सेम आता क्या, नहीं आता, राइट। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये वाला स्टेप खत्म हो गया, कैसे रिएक्शन निकालनी है, कैसे फाइनल मूवमेंट्स निकालने हैं, अब इसकी बात खत्म। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, जिसका नाम है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। सो अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 5 की बात हम लोग करेंगे, राइट। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, सो बेसिकली मेरा जो एम था इस कंटिन्यूअस बीम के ऊपर सपोर्ट मूवमेंट्स को निकालना था और रिएक्शंस को निकालना था। क्यों निकालना पड़ता है, ये एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे आप इसकी डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि एज अ सिविल इंजीनियर बेसिकली आप लोग जो बीम बनाते हैं, जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उस बिल्डिंग्स में आपका जो बीम है, उस बीम की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें स्टील कितना लगना चाहिए, उसमें स्ट्रप्स कितनी लगनी चाहिए, ये सब कैसे पता चलता है, वो डिजाइनिंग से पता चलता है। और डिजाइनिंग कैसे पता चलती है कि इतना लगना चाहिए, वो एनालिसिस से पता चलता है कि लोड की वजह से कितना मूवमेंट आ रहा है, कितना शेयर फोर्स आ रहा है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट और शेयर फोर्स के लिए हम उस बीम को डिजाइन करते हैं या हम उस स्लैब को डिजाइन करते हैं। इसका मतलब अगर मुझे एनालिसिस नहीं आएगा तो मैं उसको डिजाइन भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए एनालिसिस मेरे लिए जरूरी है। तो वो एनालिसिस मैंने करना सीखा, TMT मेथड को यूज करके सीख लिया, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करके मूवमेंट कैसे निकालते हैं, रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई बीम बना रहा हूं तो उस बीम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मूवमेंट आ रहा है, अगले पॉइंट पे कितना आ रहा है, अगले पॉइंट पे कितना आ रहा है, या शेयर फोर्स किस हिसाब से वैरी कर रहा है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें BMD और SFD देता है। तो सबसे पहले हम BMD ड्रॉ करेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जो मैंने आपको TMT में बताया एज इट इज कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो वैसे ही हम कॉन्सेप्ट लेने के बाद कैसे करेंगे इसको, तो मेरे को जब भी BMD बनाना रहता है मैं क्या लेता हूँ, एक पहले बेस लाइन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बेस लाइन ली, ये बेस लाइन ली, और इसमें ABC पॉइंट है बीम में मेरे, तो मैंने ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया और ये C पॉइंट ले लिया। और मैंने आपको पहले भी बताया है TMT के टाइम पे कि जब भी आप BMD बनाते हैं तो फाइनल BMD क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। पहले आपको फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर से ओवरलैप आप किसको करवाते हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसके बाद जो मिलता है वो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, जो आपने मूवमेंट्स निकाले हैं थर्ड स्टेप पे उसको लेके बनता है। तो मूवमेंट्स आपने क्या निकाले, तो आपने ए स्टेप पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट निकाला है, वो मूवमेंट कितना था 26.71 का माइनस, तो माइनस था मतलब एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक का मतलब ये एरो इस बीम को कहां लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो जब भी मैं ए पॉइंट की बात करूंगा तो ए पॉइंट पे ये एंटी क्लॉक माइनस लग रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ लाइन बनाऊंगा, और अगर ये वैल्यू प्लस होती तो मैं लाइन नीचे की तरफ बनाता। तो अभी माइनस है मतलब ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर की तरफ ये एक लाइन बना लेता हूं, और ये कितनी है 26.71 के बराबर माइनस। फिर मैं बी पॉइंट पे जाऊंगा, बी पे मैंने एक मूवमेंट निकाला था क्लॉकवाइज और एक निकाला था एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वैल्यू कितनी थी 42.58, इसकी वैल्यू कितनी थी 42.58 के बराबर थी। क्लॉक लग रही थी, यहां से एंटी क्लॉक लग रही थी। अब ये दोनों एरो इस बीम को कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो जब भी पहला प्लस हो और दूसरा वाला माइनस हो, दैट मीन ऊपर की तरफ लाइन बनानी है, और अगर पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो लाइन कहां चली जाती, नीचे की तरफ। तो अभी पहला प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब लाइन कहां जाएगी, ऊपर। तो इधर ऊपर लाइन बनाएंगे, तो ये एक ऊपर लाइन बनाई मैंने, और ये कितने के लिए है 42.58 के लिए। ये वैल्यू कम थी तो इसलिए छोटी लाइन है, ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए लाइन थोड़ी बड़ी कर दी।
इसको रेफरेंस लाइन ले लीजिए। उसके बाद सी पे जाते हैं, तो सी पे कितना मूवमेंट निकला था मेरा, सी पे मूवमेंट मेरा निकला था जीरो, जीरो मूवमेंट था। इसका मतलब लाइन ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, कोई लाइन नहीं बनेगी। अब इसको इससे मिला दीजिए, तो इसको आपने स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दिया और फिर स्ट्रेट लाइन से आपने इसको मिला दिया। तो जो फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता है एक दूसरे। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। अब इसके ऊपर बनता है फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो लोडिंग की वजह से बनता है। तो लोडिंग में एक 50 का लोड लगा हुआ है जो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है। तो जब भी पॉइंट लोड लगता है तो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। इसका मतलब इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा ट्रायंगल इस पर्टिकुलर 50 के लोड के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए इस लोड के नीचे, यहाँ से इसको इस तरफ से मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और ट्रायंगल बना दीजिए। अब आप ये बोलेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल तो बनाना है। चलिए पॉइंट लोड लगा है, मुझे पता है ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि पॉइंट लोड की वजह से अगर बीम टूटता है तो ट्रायंगल शेप में टूटता है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो ट्रायंगल शेप में होगा, तो इसलिए मैंने ट्रायंगल बनाया। ये तो क्लियर है। लेकिन ये हाइट मेरे को कैसे पता चली कि मुझे इतना ही बड़ा ट्रायंगल बनाना है, इससे छोटा भी तो बन सकता था, इससे बड़ा भी बन सकता था। ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा इसकी हाइट से। और वो हाइट कैसे निकलती है, तो जब भी सेंट्रिक लोड लगता है, सेंटर पे ना हो, तो ये हाइट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, WAB/L होता है। ये मैंने TMT में बताया था। TMT के फर्स्ट स्टेप में हम फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनाते थे। TMT को आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये हाइट का फॉर्मूला WAB/L होता है। तो W की वैल्यू 50, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 5 जब पुट करेंगे तो ये हाइट निकल के आ रही है कितनी, 60 किलो न्यूटन मीटर। ये हाइट आ रही है आपकी। तो 60 किलो न्यूटन मीटर मतलब 42.58 से ज्यादा, तो इसका मतलब ट्रायंगल थोड़ा इससे बड़ा होगा, इसलिए मैंने बड़ा ट्रायंगल बना दिया। सिंपल। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, तो यहां पे भी पॉइंट लोड लगा है, तो किसका मतलब क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो इसके नीचे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, और वो ट्रायंगल क्या होगा, तो वो ट्रायंगल मैं यहां से बना रहा हूं, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। ये ट्रायंगल भी मैंने बड़ा बनाया। अब इसकी भी हाइट अगर आपको पता करनी है कि कितना बनाना है, तो इसकी हाइट कैसे निकलती है, तो ये पॉइंट लोड है, लेकिन ये सेंटर पे है। ये वाला क्या था, सेंटर पे नहीं था। तो जब सेंटर पे होता है तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है WL/4। तो WL/4 जब आप इसको करेंगे तो WL/4 से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपकी जितनी आ रही है वो कितनी आ रही है, 80। तो आप 80 के हिसाब से बना दीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर तक ले सकते हैं आप चाहें तो इसको। और उसके बाद क्या करिएगा, इसकी हैचिंग करिएगा। ये जो पहली वाली लाइन है दूसरी लाइन है, इसके बीच बीच में हैच करते हैं बस। तो पहली लाइन दूसरी लाइन के बीच में हैच कर देंगे, जिससे हमें रिजल्टिंग मोमेंट्स मिल जाएंगे। ये पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में हैच कर दिया, ये हैचिंग हो गई। उसके बाद आपको प्लस माइनस चाहिए, तो प्लस माइनस का मतलब होता है जो फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट वाली लाइन थी, पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके नीचे नेगेटिव होता है। तो ये लाइन के नीचे है नेगेटिव, इसके नीचे है नेगेटिव, इसके नीचे है नेगेटिव, इसके ऊपर है ये पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से प्लस माइनस, राइट। और ये वाला होता है कॉमन एरिया, यहाँ हैचिंग नहीं होती। कॉमन इसका मतलब ये कि पहला वाला जो डायग्राम बनाया था वो माइनस का था, फिर ऊपर से ट्रायंगल बनाया ये प्लस का था, तो ये वैल्यू दोनों के बीच में कॉमन थी, एक प्लस और एक माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो जो रिजल्टिंग मूवमेंट मिलेंगे वो हैचिंग वाले हैं। जितना ये हैच है ना, ये रिजल्टिंग मूवमेंट है जो इस पे एक्ट कर रहे हैं, ये हैचिंग है, ये रिजल्टिंग मूवमेंट है, ये रिजल्टिंग मूवमेंट है, ये रिजल्टिंग है, ये रिजल्टिंग। अब मेरे को अगर ये रिजल्टिंग की वैल्यू निकालनी है, जैसे बुक्स वगैरह हम खोलते हैं तो वहां पे यहाँ पे टॉप पे वैल्यू लिखी रहती है, वो ये वैल्यू नहीं होती, ये हाइट वाली वैल्यू नहीं होती बिल्कुल। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी रहती है वो रिजल्टिंग वैल्यू रहती है, मतलब ये इतने हैच वाले पार्ट की वैल्यू रहती है। तो आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है इधर पे कितना आएगा, तो यहाँ पे जब वो वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, इस वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन आप लगा सकते हो। यहाँ जो रिएक्शन लग रही थी VA इंटू क्या कर दीजिए, प्लस का VA इंटू जहां पे आप निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट कहां पे है, यहाँ पे। तो VA इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2, इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए। तो VA इंटू 2 और यहाँ एक एंटी क्लॉक मूवमेंट लिख रहा है, वो कितने का, -26.71। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 26.942 मतलब यहाँ लिखा आएगा 26.942 किलो न्यूटन मीटर। ये इसकी रिजल्टिंग वैल्यू है। ये वैल्यू बुक्स में आपको देखने को मिलती है, राइट। अब इसी तरीके से मुझे ये वैल्यू निकालनी है, इस पे भी ये हैचिंग की रिजल्टिंग वैल्यू निकालनी। तो ये वैल्यू निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो यही है कि यहाँ से रिएक्शन जो लग रही है सी पॉइंट की, एंटी क्लॉक C इंटू ये डिस्टेंस ले लीजिए 2, तो निकल जाएगी। तो C की जो वैल्यू थी BC इंटू 2 ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगी। और दूसरा तरीका एक और है इसमें निकालने का, वो क्या है, जो टोटल हाइट है आपकी 80, टोटल हाइट आपके पास कितनी है 80, उसमें से माइनस कर दीजिए यहाँ जो मूवमेंट है कितना 42.58 और C पे जो मूवमेंट है कितना था 0, इन दोनों को ऐड करके एवरेज इसमें से माइनस कर दीजिए, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलेगी 58.71 किलो न्यूटन मीटर।
इस हाइट में से आपने क्या किया, ये मूवमेंट और यहां का मूवमेंट दोनों को सम करके एवरेज लेके इस हाइट में से माइनस कर दिया, तो भी ये निकल सकती है। लेकिन ये वाली कंडीशन कब लगाओगे, जब सेंटर लोडिंग होती है। जैसे ये लोडिंग सेंटर पे थी तो इसलिए मैं एवरेज माइनस कर सकता हूं, बट इसमें नहीं लगा सकता एवरेज वाली कंडीशन, नहीं तो गलत आएगी वैल्यू, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है। तो एवरेज का मतलब होता है जब सेंटर पे वैल्यू लाई करती है तब आप इस तरीके से निकाल सकते हो एवरेज माइनस करके, बट अगर सेंट्रिक लोडिंग है तो नहीं निकाल सकते। मतलब पॉइंट लोड जब सेंटर पे हो तब निकाल सकते हो ये तरीके से, यूडीएल के केस में भी निकाल सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप इन दो केस में नॉर्मली निकाल सकते हो। तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया बीएमडी, जिसको बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम बोलते हैं, और ये हमें बता रहा है कि किस किस पॉइंट पे किस टाइप से मूवमेंट आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा मूवमेंट होता है, मैक्सिमम मूवमेंट रहता है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देते हैं, राइट, जिससे स्ट्रक्चर आपका सेफ रहता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसको बोलते हैं एसएफडी। एसएफडी के लिए भी एक बेसलाइन बनाएंगे सबसे पहले। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी, राइट। अब ए पे आपको एसएफडी बनाना है, तो एसएफडी बनाते समय आप ये याद रखिएगा कि ऊपर जाने वाले फोर्स को प्लस बोलते हैं, नीचे वाले आने वाले फोर्स को माइनस बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, वर्टिकल रिएक्शन वीए लगेगी। यहाँ पे सबसे पहले एक रिएक्शन लगेगी जो कि वीए होगी, जो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर कितनी जा रही है, वो रिएक्शन की वैल्यू कितनी थी, तो ऊपर जो जा रही है वो रिएक्शन की वैल्यू थी कितनी आपकी 26.826। तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल, यहाँ लिख देंगे 26.826, जो वीए की वैल्यू आपने निकाली, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये पे आपने ऊपर लाइन बनाई, ऊपर जाने वाला फोर्स था, प्लस था, तो ऊपर लाइन बनाई। अब इसके बाद आप देखेंगे इस बीम में ये वीए ऊपर गया, इसके बाद यहां से 2 मीटर तक कोई लोडिंग नहीं है, मतलब 2 मीटर तक ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। और उसके बाद फिर ये जो वीए है वो कितना था, 26.826, राइट। ऊपर जा रहा था मतलब प्लस, 2 मीटर तक कोई लोडिंग नहीं थी तो स्ट्रेट लाइन आ गई। 2 मीटर के बाद 50 का लोड है, वो नीचे कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नीचे मतलब इसको माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे 26.826 में से माइनस कर दीजिए 50 को। तो जब ये 50 माइनस होगा तो आपके पास माइनस में वैल्यू निकल के आएगी। तो आप इस लाइन को क्लोज करिएगा और वो माइनस में वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां पे वो वैल्यू लिख देंगे, राइट। जो वैल्यू 50 में से आप माइनस करेंगे तो वो आप वैल्यू यहां पे लिख देंगे। और वो वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां से फिर आप स्ट्रेट जाएंगे, राइट। वापस से आप इसमें स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाने के बाद यहां आएंगे। यहां आने के बाद आप देखेंगे बी पॉइंट पे अब ये रिएक्शन कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जो लास्ट वैल्यू निकली वीए में से 50 आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो रिजल्टिंग वैल्यू है उसमें आप वीबी की रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो जब वीबी की रिएक्शन को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव आएगी, मतलब ऊपर की तरफ आप लाइन बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहां से आप देखते हैं कि 2 मीटर तक कोई लोडिंग नहीं है, तो इसका मतलब फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा। और फिर 2 मीटर पे पहुंचने के बाद आपका 80 का लोड कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, तो फिर उस प्लस की वैल्यू में से 80 को माइनस कर देंगे, तो फिर माइनस में वैल्यू आएगी। तो यहां पे इसको क्लोज करके नीचे की तरफ एक लाइन बनाएंगे, और फिर ये लाइन आपकी जो जाएगी वो क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी इस एंड तक, जो कि सी सपोर्ट है। ये सी सपोर्ट है, ये कौन था, बी था, और ये कौन सा था, ए था। और याद रखिएगा सी सपोर्ट पे जब पहुंचेंगे तो लास्ट आपकी जो वैल्यू आई है वो हमेशा क्या होगी, लास्ट रिएक्शन के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, लास्ट रिएक्शन के बराबर आती है। लास्ट रिएक्शन कितनी थी आपकी, 29.35, 29.35। इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगी आपकी, वो यहां जो वैल्यू आएगी -29.35 ही वैल्यू आएगी, वो हमेशा उसके बराबर आती है। तो ये 29.35 के बराबर आएगी लास्ट वैल्यू। तो इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा, ये वैल्यू मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे मैंने आपको तरीका पूरा बता दिया, और आपको और भी अच्छे बेटर में तो टीएमटी में अपन ने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा, तो आप उसमें देखेंगे। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसके बाद इसकी हैचिंग हम लोग कर देते हैं। ये हैचिंग कर दीजिए, राइट, ये हैचिंग हो जाएगी। हैचिंग में क्या करना है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्लस, नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। इसमें सिंपल है, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस, और इसमें कोई रिजल्टिंग वगैरह नहीं। शेयर फोर्स आपका ऐसे चलेगा, लीनियर चलेगा। तो इधर पॉजिटिव शेयर फोर्स है, इस पॉइंट पे आके कम हो गया, फिर इस पे नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, और लास्ट में ये वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट होते हुए आएगी, याद रखिएगा चेक करने का तरीका है, लास्ट रिएक्शन के हमेशा बराबर आती है वो वैल्यू। अगर बराबर नहीं आ रही है, दैट मीन आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आपने कुछ ना कुछ जो है कैलकुलेशन में आपने क्या किया है, गड़बड़ किया है। अगर सही है तो हमेशा सही आएगी।
इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिएगा, राइट। 826 ये प्लस की थी, इसमें से 50 माइनस करके जो वैल्यू आई नीचे आई, तो इसके बाद कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू के बाद बीबी की रिएक्शन उसमें ऐड की, फिर जो वैल्यू आई यहाँ आएगी, उसके बाद फिर यहाँ से आपने 80 माइनस किया, जो वैल्यू आई वो 29.35, इसके बाद इस तरीके से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको आप एसएफडी बोलते हैं, और बीएमडी मैंने आपको बता दिया था। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो कि आपकी एमडीएम पर ही बेस्ड होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।